नमस्कार, मेरा नाम है मोहित अवस्थी और आप देख रहे हैं गांव गजेट की स्पेशल सीरीज सेहत की बात। जहां हम बात करेंगे कि इस महामारी के दौर में आप अपनी सेहत का कैसे ख्याल रख सकते हैं। आज हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से डॉक्टर मृदुल मेहरोत्रा, जो एमबीबीएस एमडी, वरिष्ठ पैथोलॉजिस्ट और माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं और साथ में सचिव हैं लखनऊ एसोसिएशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजिस्ट और पैथोलॉजिस्ट के। सर, स्वागत है आपका हमारे शो सेहत की बात में। आज कोरोना महामारी से पूरा देश जूझ रहा है। आम हो या खास, हर कोई इसकी चपेट में आ गया है। लोगों को ऑक्सीजन की कमी हो रही है, लोगों में मानसिक तनाव हो रहा है। ऐसे कई केस सामने आए हैं जिनसे पता लगता है कि कोरोना का नया स्ट्रेन सीधे फेफड़ों पर हमला करता है। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिसमें संक्रमित मरीजों की आरटीपीसीआर रिपोर्ट तो निगेटिव आती है, लेकिन बाद में सीटी स्कैन से पता चलता है कि संक्रमण सीधे फेफड़ों में पहुंच गया है और फेफड़ों को डैमेज कर दिया है। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसा क्यों है कि ये नया स्ट्रेन सीधे फेफड़ों पर हमला कर रहा है और फेफड़ों को डैमेज कर दे रहा है। क्या ऐसी स्थिति में मरीजों को क्या करना चाहिए, किस चीज का ध्यान रखना चाहिए, कैसे सावधानी बरतनी चाहिए ताकि वो इस सिचुएशन में ना आए? देखिए, ऐसा है, बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो कोरोना वायरस है, ये आरएनए वायरस है और इसमें एक प्रॉपर्टी होती है एंटीजेनिक शिफ्ट और एंटीजेनिक ड्रिफ्ट की, यानी कि ये खिसकता रहता है और अपनी शक्ल बदलता रहता है, हर 6 महीने पे बदलता है। तो कोरोना वायरसेस जितने होते हैं, इनकी ये प्रॉपर्टी होती है। जब से पृथ्वी है तब से ये प्रॉपर्टी चल रही है कोरोना वायरसेस में। तो कोविड-19 में जो कोरोना वायरस पकड़ा गया, उसका नाम जरूर दे दिया गया नोवेल कोरोना वायरस। एक पर्टिकुलर स्ट्रेन था, वो भी म्यूटेट करेगा क्योंकि इसका नेचर ही होता है। तो हर 6 महीने पे ये म्यूटेट कर जाता है। तो कहने का मतलब है कि हर 6 महीने पे जब ये म्यूटेट कर जाता है तो नए प्रकार के स्ट्रेन बनते हैं। उसका जीनोम जो होता है, आरएनए जो होता है, उसके सीक्वेंस अलग अलग होते हैं। हमारे पास जो इस समय पूरे विश्व में किट चल रही है आरटीपीसीआर की, वो कोविड-19 की चल रही है। अब ये हो सकता है कोविड-20 भी हो गया हो, 21 भी हो गया हो। उस किट का आविष्कार अभी नहीं हुआ है, इसलिए ये टेस्ट आरटीपीसीआर अगर निगेटिव आता भी है और कोविड के सिम्टम्स हैं, तो बाकी तरह से हम इसको तुरंत पकड़ सकते हैं। कैसे पकड़ेंगे? सिंपल सा एक चेस्ट एक्सरे करा लीजिए। सीटी स्कैन ज्यादा कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे एम्स के डायरेक्टर साहब भी कहते हैं कि सीटी स्कैन के लिए मत भागिए, क्योंकि बहुत ही महंगी जांच है। सिंपल चेस्ट एक्सरे से भी पता चल सकता है अगर आरटीपीसीआर निगेटिव आ रहा है। और 3 ब्लड टेस्ट होते हैं जो तुरंत बता देंगे कि अगर आरटीपीसीआर निगेटिव है, कोविड की सिम्टम्स हैं, तो कोविड है या नहीं है। वो 3 ब्लड टेस्ट बहुत सिंपल टेस्ट होते हैं, जैसे सीआरपी, जिसको कहते हैं सी रिएक्टिव प्रोटीन, सीरम फेरिटिन, डी डाइमर या IL-6। तो सीआरपी, सीरम फेरिटिन, डी डाइमर या IL-6, तो इनमें अगर बढ़ाव देखा जाता है और चेस्ट एक्सरे में फाइंडिंग है, तो हम समझ जाते हैं कि कोविड ही पेशेंट को कोविड है। हो सकता है डिफरेंट स्ट्रेन हो, लेकिन आरटीपीसीआर आगे चल के वो जरूर पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि अभी आरएनए की कॉपीज उसमें मल्टीप्लाई नहीं होती मेरी बॉडी में। धीमे धीमे वो मल्टीप्लाई हो जाती है, 3 से 4 दिन बाद वो फिर पॉजिटिव आने की तरफ आ जाता है। कई लोगों में देखा है कि 1 हफ्ते के बाद पॉजिटिव आता है, लेकिन वो आएगा जरूर जब आरएनए की कॉपीज हमारी बॉडी में मल्टीप्लाई कर जाएंगी, तब वो आरटीपीसीआर ही पॉजिटिव आ जाएगा। तो आरटीपीसीआर आज भी गोल्ड स्टैंडर्ड है, पहले भी था, लेकिन अब हल्का सा स्ट्रेन में चेंज आने की वजह से हमें साइड में दूसरे टेस्ट करने पड़ते हैं, जिनका सिंपल सा नाम है सीआरपी, डी डाइमर ऑब्लिक IL-6 और सीरम फेरिटिन विद सिंपल चेस्ट एक्सरे। डिजिटल चेस्ट एक्सरे बहुत ही अच्छा होता है उसी से, और इन ब्लड टेस्ट से हम तुरंत पकड़ लेंगे कोविड है या नहीं है। अगर आरटीपीसीआर निगेटिव आ गया तब भी। तो मेरा अगला सवाल ये है कि जो डायबिटीज के पेशेंट हैं या फिर जिनको बीपी की प्रॉब्लम है या हार्ट की प्रॉब्लम है, वो मरीज अपनी देख रेख कैसे करें, वो कैसे अपना बचाव कर सकते हैं इस बीमारी में, और किस तरह की सावधानियां वो ले सकते हैं? बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने। देखिए, ये कोविड की बीमारी में सबसे ज्यादा जो लोग प्रभावित हो रहे हैं वो डायबिटीज पेशेंट्स हैं और हार्ट पेशेंट्स हैं या हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं। इन 3 जो ग्रुप्स हैं, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे खतरनाक ग्रुप है इसमें डायबिटीज मेलाइटस। तो डायबिटीज मेलाइटस में ही ब्लड शुगर के लेवल्स बढ़ जाते हैं, और इसमें जो हम ट्रीटमेंट करते हैं उनकी दवाइयों से भी ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है। तो डायबिटीज के जो पेशेंट्स हैं और जो कॉम्प्लिकेटेड डायबिटीज होती है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज होती है, उन्हें बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। कहने का मतलब है कि जितनी जल्दी आप पकड़ेंगे इस बीमारी को, उतनी जल्दी ठीक होंगे। अगर आप इस बीमारी को लिंगर करेंगे कि हर सर्दी जुकाम एक मामूली से बुखार है, अपने आप ठीक हो जाएगा, मौसम बदल रहा है, या पुरवैया चल रही है, पछिया चल रही है, हथिया बरस रहा है, इस तरह की जो बातें हमारे गांव देहात में होती हैं, अगर ये करेंगे तो आप फंसेंगे।
सिंपल सी बात है कि अगर आपको बुखार आ रहा है, खांसी जुकाम आ रहा है, तो सिंपल सा आप आरटीपीसीआर करा लीजिए, और आरटीपीसीआर में पूरी संभावनाएं हैं कि ये टेस्ट अगर आपको कोविड होगा तो आ ही जाएगा। अगर नहीं भी आता है तो आरटीपीसीआर के साथ एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट जो बताया या एक्सरे करवा लीजिए, तुरंत हमें पता चल जाएगा कोविड है। डायबिटीज के पेशेंट्स में अगर जितनी जल्दी डायग्नोसिस हम बनाएंगे उतनी जल्दी हम मरीज को ठीक करेंगे। सिंपल सी एंटीबायोटिक्स देते हैं, स्टेरॉइड्स देते हैं और डायबिटीज को कंट्रोल करते हैं। अब रही बात बचाव की, बचाव करने के लिए फिर पेशेंट की इम्यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बचाव करने के लिए डायबिटीज, जिसके भी डायबिटीज है वो अपनी जांच कराए। इसमें HbA1c जो ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन होता है, जो 3 महीने की ब्लड शुगर की एवरेज वैल्यू बताता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे देश में इसका चलन ज्यादा नहीं है, लोग फास्टिंग पीपी कराने लगते हैं और कहते हैं रिपोर्ट नॉर्मल है। फास्टिंग पीपी सदा नॉर्मल आएगा, लेकिन HbA1c एक ऐसी ब्लड की जांच है जो असली वैल्यू बताएगी कि डायबिटीज आपकी कंट्रोल है या नहीं है। फास्टिंग पीपी नॉर्मल भी आए और HbA1c बढ़ा है तो तुरंत हमें दवाइयां चेंज करनी होगी, या दवाई की डोज बढ़ानी होगी, या पेशेंट को इंसुलिन पे लाना होगा। नहीं तो पेशेंट की डायबिटीज अनकॉम्प्लिकेटेड स्टेज में चली जाएगी और उसको अगली बार एक बड़ा इंफेक्शन होगा, वो कोविड भी हो सकता है। तो फास्टिंग पीपी के साथ एक HbA1c करा लीजिए, अपनी डायबिटीज को पूरी तरह से कंट्रोल करिए। अपने फिजिशियन के पास जाइए, फैमिली डॉक्टर के पास जाइए, उसको कंट्रोल करके रखिए। उसके साथ कहने का मतलब इम्यूनिटी के जो मॉड्यूलेटर्स होते हैं उनको बढ़ाने की चेष्टा करेंगे। जो इम्यूनिटी के मॉड्यूलेटर्स होते हैं वो बहुत ही सिंपल है। विटामिन B12 है, उसका भी ब्लड से टेस्ट हो जाता है, अगर कम है तो उसके इंजेक्शन या कैप्सूल्स आती हैं, टैबलेट्स आती खा लेंगे। विटामिन D है, वो भी अगर मेरी ब्लड में कम है तो उसके भी इंजेक्शन आते हैं, टैबलेट्स आती हैं, पाउच आता है। जैसे जैसे कम होगा, जितना कम होगा उस हिसाब से हम उसकी वैक्सीन कह रहे हैं, मतलब उसकी हम इंजेक्शन लगाएंगे, टैबलेट्स देंगे, पाउच देंगे, उसकी डोज तय करते हैं और इस पेशेंट की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। पेशेंट की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हमारी बॉडी में हीलिंग की पावर रहती है। हीलिंग की पावर के लिए हमें नींद की आवश्यकता बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी सोना। सोना माने गोल्ड, यानी स्लीप। अगर आपको स्लीप आ रही है तो आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी मेंटेन होगी। तो आप रात में अच्छी तरह से सोइए। ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो अपने डॉक्टर के पास जाइए। आपको अगर एंजाइटी है, डिप्रेशन है, तो साइकेट्रिक के पास जाके एक दवाई खा के आपकी नींद बहुत अच्छी हो सकती है। क्योंकि जितनी भी हीलिंग मेरी बॉडी में होती है, चाहे वो डायबिटिक हो चाहे हाइपरटेंसिव हो, वो नींद के दौरान ही होती है। ग्रोथ हार्मोन भी नींद के दौरान ही निकलता है। मेलेटोनिन हार्मोन जो पूरी बॉडी की चक्र को कंट्रोल करता है, वो सुबह 4 बजे निकलता है, वो स्लीप को गवर्न करता है। यानी स्लीप, जिसको सोना कहते हैं, यानी गोल्ड, ये हमारी बॉडी का मेन अस्त्र है जिसको हमको बना के रखना चाहिए। नींद ना आए तुरंत अपने डॉक्टर से मिलिए, नींद क्यों नहीं आ रही है उसका वजह ढूंढा जाएगा, दवाई दी जाएगी, आपकी नींद आएगी, आपकी हीलिंग होगी, आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, तो कोविड क्या कैंसर भी नहीं होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। उसके बाद एक बहुत ही अच्छा मॉलिक्यूल है जो हमारी हल्दी में पाया जाता है, उसका नाम है करक्यूमिन। करक्यूमिन इंस्टीट्यूट भी है अमेरिका में, उससे बहुत काम चल रहा है। करक्यूमिन में ये देखा गया कि हल्दी के जो एक्सट्रैक्ट होता है करक्यूमिन, उससे कैंसर तक ठीक हो जा रहा है, कोरोना भी रुक जा रहा है। तो उसकी अब टैबलेट्स भी आ गई मार्केट में, करक्यूमिन की टैबलेट्स आ गई हैं, करक्यूमिन लॉरेंजेस आ गई हैं। मुंह में रखिए, अपने आप उसको चबाते रहिए, आधे घंटे तक टॉफी की तरह चूसते रहिए। तो करक्यूमिन जो उसमें बायोएबिलिटी होती है 90% होती है करक्यूमिन की। अगर हम हल्दी दूध में डाल के खा रहे हैं तो उसकी बायोएबिलिटी 3 से 4% होती है। तो इतना फर्क होता है, क्योंकि जो करक्यूमिन अब टैबलेट फॉर्म में आ गई है वो नैनो पार्टिकल में आई है, नैनो पार्टिकल फॉर्म में आई है और उसको मेंथॉल ऑयल में डिसॉल्व किया गया है। हल्दी वाटर सॉल्युबल नहीं होती, फैट सॉल्युबल होती है, इसीलिए इसको ऑयल में डिसॉल्व करके इसकी टैबलेट बनाई गई है। और ये करक्यूमिन लॉरेंजेस बहुत ही जबरदस्त मार्केट में मिल रहे हैं। अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, चूस सकते हैं, दिन में 2-3 बार, बच्चे भी खा सकते हैं। और अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो घर में हल्दी तो है, गांठ हल्दी लाइए, पानी से धोइए, धूप में सुखाइए, उसका पाउडर बनाइए, आधे कप दूध में 1 चम्मच हल्दी डाल के ब्रेकफास्ट के टाइम लीजिए, खाली पेट नहीं लेना है। और ये हमेशा लीजिए, हल्दी दूध यानी करक्यूमिन मिल्क। ये विदेशों में बहुत इसका प्रचलन हो गया है, $2 $2 का एक गिलास मिलता है, और हमारे देश में हल्दी होने के बावजूद भी हम हल्दी नहीं पीते। तो इस पे बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। हल्दी दूध जरूर पीजिए ब्रेकफास्ट पे, और आजीवन पीजिए, और अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाइए। तो कोरोना होने से ही बचेगा, डायबिटीज भी कंट्रोल रहेगी, हीलिंग पावर भी बढ़ेगी। डायबिटीज अगर है भी तो कोरोना की संभावनाएं कम हो जाएंगी, अगर होगा भी तो स्टेजिंग के हिसाब से कम होगा, मरीज जल्दी ठीक होगा। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी जानकारी लोगों में स्ट्रेंथ पैदा करेगी इस बीमारी से लड़ने के लिए। अगर आपके कोई सुझाव हैं या फिर आपका कोई सवाल है हमारे डॉक्टर साहब से, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई होप आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद सर।